हेलो 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 हेलो। हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सभी? हाँ जी, एकदम बढ़िया। ओके 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 ओके। चलिए। सो हे गाइस, दिस इज हिमांशु सिंह मालेवार वेलकमिंग यू ऑल on the live sessions of CSEET by Knowledge Academy. सो बच्चों, हम लोग आज के सेशन से हमारा जनवरी की, ठीक है, 2020 22 के लिए, 2020 नहीं, अब तो 22 आ गया, यस। जनवरी 22 के लिए हम लोग आज से हमारा क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा प्रिपरेशन आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ईईटी का, ठीक है। सो पहली बात, पता है क्या है CSEET? बोले हाँ सर पता है सर। कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। कौन सा? सर हम लोग बात कर रहे हैं जनवरी 2022 की। ओके जी, एकदम बढ़िया। सो सर आप कौन? माई सेल्फ हिमांशु सिंह मालेवार। आई बी टीचिंग यू आई बी टीचिंग यू इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स ऑफ CS डबल ET फॉर जनवरी 2022। क्लियर है बात? हाँ जी सर, एकदम बढ़िया। तो देखिएगा तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सर हमारा पेपर क्या है ना। हमको पेपर में क्या क्या दिया है, क्या क्या पढ़ना है, वो सब डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, और फिर हम हमारे लेक्चर पे फटाफट से शिफ्ट करते हैं। फिर देखो कैसा है बच्चों, आप लोग को पता है आपका CSET का पेपर, आपका CSEET का एग्जाम, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पेपर्स, है ना। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। ये सभी का सभी पेपर सर हमारा 50-50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स ईच। ओ 500 लिख दिया, 50 मार्क्स ईच। एंड टोटल अगर हम देखें तो CSET हमारा कितने मार्क्स का बैठ रहा है सर? 200 मार्क्स का बैठ रहा है। ओके। एंड हमको पास होने के लिए, हमको एग्जीक्यूटिव में एंट्री मारने के लिए, है ना, धमाकेदार एंट्री मारने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इसका 50% मार्क्स स्कोर कम से कम, है ना, ज्यादा भी कर सकते हो, मना नहीं है। कम से कम 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, एटलीस्ट 100 मार्क्स हमको चाहिए। ओके, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर एग्जीक्यूटिव, इन ऑर्डर टू गेट दी एग्जीक्यूटिव। ओके सर। तो इसमें से जो पेपर नंबर 3 है आपका, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट। अरे कोई बात, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट, जो आपका पेपर नंबर 3 है, वो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। कितना मार्क्स का पेपर है पूरा सर? 50 मार्क्स का पेपर है, जिसमें इकोनॉमिक्स इज ऑफ 25 मार्क्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट इज ऑल्सो ऑफ 25 मार्क्स। क्लियर है बात? इकोनॉमिक्स में आपको यहाँ पे 5 चैप्टर्स दिए हैं फॉर दीज 25 मार्क्स, एंड बिजनेस एनवायरमेंट में आपके पास 3 चैप्टर्स हैं फॉर 25 मार्क्स, ठीक है। जिसमें बेसिकली आपको बिजनेस एनवायरमेंट, जो बिजनेस स्टडीज में आपने कहीं पढ़ा होगा, वो थोड़ा की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स का बात करें, 5 चैप्टर्स है सर इधर इकोनॉमिक्स में, जिसमें आपको दोनों का मिक्सचर दिया हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी दिया है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी दिया है, संग संग
इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फोकस किया। तो इस तरह से हमारा सिलेबस जो है वो 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं सर, आज हम बच्चों पहला चैप्टर, हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा पार्ट रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वहीं से, क्लियर है बात? हाँ जी सर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद, सो आर यू रेडी? हाँ, ये एक्साइटिंग सा जर्नी स्टार्ट करने के लिए हमारे CSEE का, बोले सर एकदम बढ़िया, चलो तो आ जाओ। तो सर हमारा चैप्टर नंबर 1 का हम बात करते हैं, जो कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स को बिलोंग करता है। तो इधर हमको क्या पढ़ना है, तो इधर बच्चों जो कुछ रिलेटेड हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आप लोग पहले कभी पढ़ा होगा जिंदगी में, उन्हीं को हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सर जैसे सर हम बात करेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में, वैसे चैप्टर नंबर 1 का नाम पढ़ा है, थियरी ऑफ डिमांड, थियरी ऑफ सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो बेसिकली हमको चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या कवर करना है, तो सर हम यहाँ पे कवर करेंगे थियरी ऑफ डिमांड, एंड क्योंकि हम थियरी ऑफ डिमांड कवर कर रहे हैं, हम डिमांड पढ़ रहे हैं, तो संग संग यहाँ पे हम इलास्टिसिटी भी कवर करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, फिर इसी के संग हम कवर करेंगे थियरी ऑफ सप्लाई। सर चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हो क्या ये? हाँ बेटा चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। फिर हम कवर करेंगे इसका भी इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फिर इसके बाद हम लोग कवर करेंगे थोड़ा सा मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है, और संगी संग हम कवर करेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो बेसिकली आपके चैप्टर नंबर 1 में ये 6 टॉपिक्स हमको कवर करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है। थ्योरी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो ये कुछ कंटेंट रहने वाला है हमारे फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड। अच्छा उससे पहले इकोनॉमिक्स क्या होता है पता है तुम लोगों को? थोड़ा तुमको बता दो तुम्हारे सब्जेक्ट के बारे में। हाँ जी सर बता दो। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? बोले सर इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमको क्या सिखाता है, जो किसके बारे में बताता है? सर ये हमको बताता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स से मतलब क्या है हमारा? मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज का क्या करना, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना, ठीक है। रिसोर्सेज का क्या करना, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, ओके। तो जब हम मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो ये हम इकोनॉमिक्स में सीखते हैं। इसी इकोनॉमिक्स की जब आप बात करोगे, तो ये इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? तो बेटा ये इकोनॉमिक्स के फादर होते हैं हमारे एडम स्मिथ, सर एडम स्मिथ। कौन है ये? तो सर एडम स्मिथ जो है हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो सबसे पहला पहला जो डेफिनेशन दिया था ना, वो इन्होंने ही दिया था, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं सर, ठीक है जी। ठीक है सर, ओके। सर ये इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, ये पता है आपको इसका ओरिजिन? एक ग्रीक वर्ड से है, दैट इज ओइकोनोमोस, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, है ना। चलिए अभी इसी इकोनॉमिक्स का जब हम क्या करते हैं सर, दो हिस्सा कर देते हैं। ये इकोनॉमिक्स का आप क्या करते हो, दो पार्ट्स कर लेते हो। तो इधर आपके पास एक आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक आता है आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है सर हमारा? माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम बात करते हैं, तो बेटा ये इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है विच डील्स
एट एन इंडिविजुअल लेवल, ठीक है, वो इकोनॉमिक इश्यूज, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो कि क्या कर रहे हैं, जो सर इंडिविजुअल लेवल पे डील करते हैं, वो आता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं सर प्रॉब्लम्स का, कौन सा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक इश्यूज का जब हम बात करते हैं, तो वो इकोनॉमिक इश्यूज या वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो कि डील कर रहा है इंडिविजुअल लेवल पे, किधर डील कर रहा है, एक इंडिविजुअल लेवल पे डील कर रहा है, तो वो आता है हमारा किसमें, वो आता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर है? वही हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो मैक्रो मींस लार्ज, यस सर, तो विच डील्स एट इकोनॉमी एज अ इकोनॉमी एज अ होल। ओके, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इट डील्स विद दोज इकोनॉमिक इश्यूज, विद दोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो कि डील कर रहा है किधर, इकोनॉमी एज अ होल, पूरी कंट्री पे एक साथ। यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल की बात नहीं करते, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जब मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला, ठीक है, यानी इंडिविजुअल लेवल की मैंने बात कही, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझना बच्चों कैसा होता कि सर इंडिविजुअल कंज्यूमर का क्या डिमांड है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है, एक इंडिविजुअल कमोडिटी का क्या प्राइस आ रहा है। तो ये सब जब हम ये सब जब हम इश्यूज की बात करते हैं तो वो जाता है आपका किसमें, वो जाता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बट हम बात कर रहे हैं भाई पूरे देश में आखिर कितनी डिमांड है, पूरे देश में किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, किस चीज का सप्लाई चल रहा है, आखिर पूरे देश में महंगाई का रेट क्या चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना, जीडीपी कितना, गवर्नमेंट बजट कितना। तो ये सब जो इश्यूज हैं ये क्या है, ये सर पूरी कंट्री पे अप्लाई हो रहा है एक साथ। सम एग्रीगेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम इंडिविजुअल लेवल का बात कर ही नहीं रहे सर। तो वो आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स के ये दो ब्रांचेस होते हैं आपका, माइक्रो और मैक्रो, है ना, जहाँ पे माइक्रो के अंदर आप देखते हैं कि सर वो इंडिविजुअल लेवल बात करता है, मैक्रो की अगर आप बात करते हो तो इट डील्स एट इकोनॉमी एज अ होल। क्या लिखा है, इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है, पूरी इकोनॉमी संग में लेके चलते। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब इसी माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 1 दिया है हमको वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही दिया है, इसलिए मैं छोटा सा डिस्कशन किया। ओके, चलो तो आ जाओ आगे। अच्छा, इकोनॉमिक्स में अब क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये तो पता है ना। इकोनॉमिक्स में हम मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये तो पता है ना। बोले सर क्योंकि resources are limited and their uses are unlimited, human needs and wants are unlimited, है ना। तो there can be multiple uses of a single resource, so that is why we are managing those resources, और वो मैनेजमेंट हम किधर सीखते हैं, इकोनॉमिक्स में सीखते हैं। क्लियर है बात? हाँ जी सर। चलो तो आते हैं सर डिमांड पे, हमारा चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक, पहला पहला चैप्टर है, पहली पहली बार है। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद थियोरी ऑफ डिमांड। ओके, थियोरी ऑफ डिमांड। तो थियोरी ऑफ डिमांड की जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा डिमांड का मतलब क्या होता है। ठीक है, डिमांड का मतलब जानने से पहले चलो डिस्कस करते हैं व्हाट इज डिमांड, क्या होती है डिमांड, कैसे पता चलता है कि कोई कमोडिटी का डिमांड है कि नहीं, डिमांड आखिर बनती कैसे है, डिमांड आखिर बनती कैसे है। ठीक है, चलो कोई आइडिया किसी को, कोई आइडिया किसी को? नो सर, नो आइडिया अबाउट इट, इतना सा भी आइडिया नहीं सर। आइडिया तो है सर, पर शब्दों में बयां करना नहीं आ रहा सर। थोड़ा आप बता पाओगे क्या चीज चलती? तो देखो मैं बताता एक सेकेंड।
देखिए यहाँ मैं बात करूंगा सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ डिमांड का। किसका बात करने वाला हूं मैं बात करने वाला हूं एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके डिमांड बनती है। हमको कैसे पता चलता कि कोई कमोडिटी का डिमांड है कि नहीं? तो देयर आर सम एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट डिमांड, और वी कैन से इनको आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिमांड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चलेगा वैसा। अच्छा नेहा, गुड मॉर्निंग नेहा। ठीक है, तो देयर आर सम एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट डिमांड। तो कौन है वो एलिमेंट्स? तो देखिएगा, जब मैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स का बात करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिमांड का बात करता हूँ, तो देखिएगा एक सेकेंड। तो देखो एलिमेंट्स ऑफ डिमांड में तीन चीजें आती हैं बच्चों। सबसे पहला आता है डिजायर, डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। अगर आपको कोई कमोडिटी का डिमांड करना है तो सबसे पहले आपके मन में क्या होना चाहिए? वो कमोडिटी को खरीदने का इच्छा होना चाहिए। सर मन में इच्छा होनी चाहिए कि मेरे को वो चीज खरीदनी है। जब तक मन में इच्छा नहीं होगी तब तक वो कमोडिटी का डिमांड क्या नहीं होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा सर, कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा। तो पहला एलिमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूट्स डिमांड इज डिजायर, डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। क्लियर है? कोई चीज खरीदने की इच्छा होनी चाहिए मन में। डिजायर है, मेरे मन में इच्छा है। क्या इच्छा है? मैं बुर्ज खलीफा को खरीद लूं। अक्षय कुमार दिला भी रहा था मुझे, कितना टाइम हो गया, कुछ एक साल पहले की बात है, एक साल पहले अक्षय कुमार दिला भी रहा था गाने के अंदर, है ना, दिला दो तुझे बुर्ज खलीफा। उसको बोल रहा था, ऑल दो वो प्रीति को, बट मैंने प्रीति मतलब क्या नाम है उसका, कियारा को। तो कियारा मेरी अच्छी फ्रेंड है, कियारा ने मुझे कहा हिमांशु तुमको बुर्ज खलीफा खरीदना है। मैंने कहा हाँ खरीदना है। मेरे मन में इच्छा है कि मैं वो परचेस कर लूं। तो क्या मेरे इच्छा करने से, सिर्फ डिजायर करने से क्या उसका डिमांड पूरा हो जाएगा? नहीं सर, अभी तो नहीं होगा। पर हाँ, एक पहला स्टेप तो बढ़ा डिमांड के रास्ते पे। हाँ सर, तो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, टू बाय अ कमोडिटी इज कि डिजायर होना चाहिए, डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। दूसरा चीज, डिजायर तो बहुत है मेरे मन में। दूसरा चीज जो देखा जाता है, दूसरा जो एलिमेंट है डिमांड का, वो है बच्चों पैक्ड विथ सफिशिएंट परचेजिंग पावर। ठीक है, पैक्ड विथ सफिशिएंट परचेजिंग पावर। मेरे पास क्या होना चाहिए? परचेजिंग पावर होनी चाहिए। परचेजिंग पावर मतलब अरे जेब में पैसा होना मांगता बेटा। ठीक है, जेब में पैसा होना चाहिए। जेब में पैसा नहीं और तुम बात कर रहे हो बुर्ज खलीफा खरीदने की, तो ऐसे थोड़ा होगा है। ख्याली प्लाव नहीं बनाने का, ठीक है। तो भाई पहला चीज टू कॉन्स्टिट्यूट डिमांड इज डिजायर टू बाय कमोडिटी। कोई भी चीज को खरीदने के मन में इच्छा होनी चाहिए। इच्छा के संग संग दूसरा चीज आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। बिना पैसे की इच्छा करोगे तो डिमांड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दूसरा जरूरी चीज क्या? परचेजिंग पावर होना चाहिए सर। देयर शुड बी अ सफिशिएंट अमाउंट, है ना, तो ही आप डिमांड कर सकते हो। तो दूसरा स्टेप, दूसरा एलिमेंट जिससे डिमांड होता है इज परचेजिंग पावर, जेब में पैसा होना मांगता। तो मैंने कियारा को बोला देख डिजायर तो है मेरी, पैसा भी अरेंज कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है रे। अपनी जान पहचान दूर दूर तक है, जो बाइडेन तक अपनी जान पहचान है, मैं पैसे का अरेंजमेंट कर लूंगा, तो उसकी चिंता मत कर। ठीक है, तो सर जब पैसा भी है, इच्छा भी, तो फिर क्या चीज आपको रोक रही है डिमांड करने से? तो तीसरा एलिमेंट जो डिमांड के लिए सबसे जरूरी है इज willingness to spend. There should be I should be willing enough, है ना, I should be willing enough कि मेरे को क्या करूं, वो अमाउंट खर्च कर पाऊं। देखो मैंने उससे कहा देख मेरे को बुर्ज खलीफा खरीदना है एट एनी कॉस्ट, पैसे की तू चिंता मत कर, पैसा मेरे पास बहुत है ना, मुझे दाम बताओ उसका। तो उसने कुछ तो भी लाखों करोड़ों में उसका दाम बताया मुझे। मैंने कहा अच्छा, बस मैंने कहा यार एक काम करते हैं, मेरे को हिंदुस्तान ज्यादा पसंद है, अब मैं बुर्ज खलीफा क्यों खरीदूं जब मैं उधर जाऊंगा ही नहीं। तो मैंने कहा रहने देते हैं, है ना। थोड़ा प्राइस सुन के मेरा क्या मूड बदल गया। मैंने कहा बाद में देख लेंगे। तो मैंने उससे बोला देख भाई, इधर क्या
आई एम नॉट विलिंग टू स्पेंड दैट अमाउंट। पहला डिजायर था, परचेजिंग पावर भी था। तीसरा एलिमेंट जो डिमांड कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसके बिना डिमांड पूरी नहीं हो सकती, वो क्या था? विलिंगनेस टू स्पेंड, कि आपको पैसा खर्च भी तो करना पड़ेगा जेब से निकल के। पर जब तक आपकी इच्छा नहीं है जेब से पैसा निकाल के खर्च करने की, तब तक डिमांड हो पाएगा क्या? आंसर इज नो, ना, नहीं, नहीं हो पाएगा। तो बेटा कोई भी कमोडिटी का डिमांड अगर कॉन्स्टिट्यूट करना, अगर हमको पता लगाना है कि इस कमोडिटी का डिमांड हो सकता है, क्या ये इस कमोडिटी का डिमांड एग्जिस्ट करता है, तो ये तीन चीजें जरूरी हैं। पहला डिजायर, दूसरा परचेजिंग पावर, तीसरा विलिंगनेस टू स्पेंड। तो दीज आर द थ्री एलिमेंट्स, और वी कैन से दीज आर द थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिमांड। इनके बिना डिमांड हो ही नहीं सकता, ठीक है? इनके बिना कोई भी कमोडिटी का डिमांड हो ही नहीं सकता है। आई समझ बात? हाँ जी सर, आ गई। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, है ना? दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। ओके, तो सर व्हाट डू वी मीन बाय डिमांड? व्हाट डू वी मीन बाय डिमांड? तो डिमांड का मतलब क्या होता है सर? डिमांड का मतलब बताओगे? चलो डिमांड का मतलब बताते हैं अब तुम लोग को, आ जाइए। मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड? देखो, सो माय फ्रेंड्स, I would like to draw your attention on the meaning of demand. तो देखो बच्चों, demand refers to different quantities, different quantities. Hello, एक second. Different quantities which can be purchased by consumer at at देखो क्या लिखा हमने यहाँ पे, क्या लिखा हमने यहाँ पे? तो सर हमने यहाँ पे लिखा है कि डिमांड रेफर्स टू, डिमांड रेफर्स टू different quantities which can be purchased, which can be purchased by consumer at different possible prices during a given period of time, ठीक है? ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम मतलब, अब वो टाइम पीरियड एक महीना हो सकता है, एक हफ्ता हो सकता है, एक साल हो सकता है, दैट डिपेंड्स। ओके, तो एक निश्चित समय अवधि में, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कंज्यूमर कोई कमोडिटी का, कोई भी कमोडिटी का, ठीक है, कितना अलग अलग यूनिट्स परचेज कर सकता है, कितनी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी परचेज कर सकता है, कितने डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे, ठीक है, कितनी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज परचेज कर सकता है, कितने डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे। तो वो जो क्वांटिटीज आप बात कर रहे हो ना, कि मैं इतनी इतनी क्वांटिटीज परचेज कर सकता हूँ इतना इतना प्राइस पे, तो दैट इज योर डिमांड, ठीक है, दैट इज योर डिमांड। क्लियर है बात? चलो एग्जाम्पल बताते हैं आपको इसका, तो आपको अच्छे समझ में आएगा, अच्छे ढंग से समझ में आएगा।
देखो ये प्राइस, ये क्वांटिटी। अभी कैसा होता, कंज्यूमर बहुत शाना बनता अपने आप में, बोले देखो प्राइस जब बढ़ेगा तो मैं तो नहीं खरीदने वाला, मेरे को तो कम प्राइस पे ही कमोडिटीज परचेज करनी है। ठीक है, प्राइस अगर ज्यादा रहेगा तो आई विल नॉट बाय, है ना। मेरे को तो कम प्राइस पे ही कमोडिटीज चाहिए। तो देखो बच्चों, प्राइस का बात करें यदि देखिए, तो हियर यू कैन सी, ये कोई कंज्यूमर है, कौन कंज्यूमर है, ये है राम। राम बहुत सीधा साधा बच्चा है। तो राम को क्या करना था, राम को कोई चीज खरीदना था, ठीक है, कोई कमोडिटी खरीदना था। तो बेसिकली उसने पूछा प्राइस बताओ भैया प्राइस क्या है। तो भैया ने कहा, जो शॉपकीपर था उसने बोला प्राइस है 10 रुपीज, आप कितना क्वांटिटी लोगे, उसने बोला 10 रुपया प्राइस है तो मैं 2 यूनिट्स लूंगा। तो शॉपकीपर ने कहा, बोले भाई साहब थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी ले लो यार, 2 क्वांटिटी क्या लोगे, ये क्या होता है, 2 यूनिट्स लोगे सिर्फ। तो राम ने बोला देखो बात ऐसी है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे ज्यादा क्वांटिटी परचेज करूं, ठीक है, मैं 4 यूनिट्स लूंगा, पर कब, जब आप मुझे 8 रुपीज पर यूनिट बेचोगे तो, है ना। आप अपना प्राइस तो थोड़ा कम करो यार भैया, थोड़ा बार्गेन वार्गेन तो कर लो। ऐसे थोड़ी ना होता, आपने प्राइस बोल दिया मैंने ले लिया, ऐसे फिक्स प्राइस नहीं रखने का। हाँ, तो शॉपकीपर ने बोला अच्छा तुमको प्राइस कम कराना है, चलो मैं तुमको एक और चीज देता हूँ, देखो मैं तुमको 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेचूंगा, पर कब, जब तुम 6 यूनिट्स लो तो। ओके, तो राम ने बोला चलो एक काम करते हैं, आप मुझे 4 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से बेचो, मैं आपसे 8 क्वांटिटी खरीद के जाऊंगा। तो ये क्या है, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज। ओके, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज जो एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस। जो कि कंज्यूमर क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज आप डिमांड कर रहे हो ना, ये जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज आप मांग रहे हो, परचेज करने की इच्छा रख रहे हो या परचेज करना चाहते हो, आप परचेज कर सकते हो, कर सकते हो या नहीं है, कर सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज जो एक कंज्यूमर क्या कर सकता है सर, परचेज कर सकता है एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज जो हमने लिखी है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिमांड। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिमांड। तो व्हाट इज डिमांड, डिमांड रेफर्स टू different different quantities, these are the different quantities, yes sir. So it refers to different different quantities which can be purchased by the consumer at different possible prices. जितनी अलग अलग क्वांटिटी मैं खरीद सकता हूँ, कितनी अलग अलग क्वांटिटी मैं परचेज कर सकता हूँ, कितने अलग अलग प्राइस पे, कितने डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। ओके, कि इतना इतना क्वांटिटी कंज्यूमर खरीद सकता है इतना इतना प्राइस पे, तो दिस इज माय डिमांड। क्लियर है बात, बताइए ये चीज आई समझ में। हाँ सर, डिमांड मींस डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज जो कि हम खरीद सकते हैं जितने डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे। डन, चलो बढ़िया। अब बेटा समझो, अभी तुमको मैंने बताया कि भाई इतना इतना अलग अलग क्वांटिटीज तुम परचेज कर सकते हो, तो तुम क्या सारी क्वांटिटी परचेज कर लोगे क्या, ये राम क्या ये सारी क्वांटिटी परचेज कर लेगा, नहीं 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 सर, सारी तो कैसे परचेज करेंगे, इतने का तो काम ही नहीं है। तो राम के सामने इतने सारे ऑप्शन है, राम ने कहा देखो इतने सारे ऑप्शन हो गए, सब तो खरीद नहीं सकता मैं क्या करूंगा, मैं 6 क्वांटिटी परचेज करना चाहता हूं एट अ प्राइस ऑफ 6 पर यूनिट। बोले आपने जो ऑफर दिया ना 6 रुपीज पे 6 क्वांटिटी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, 6 6, वाह 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 एकदम बढ़िया। तो आई वुड लाइक टू परचेज 6 क्वांटिटीज एट अ प्राइस ऑफ 6, तो इसको क्या बोलेंगे पता है, इधर ही एक टर्म निकल कर आता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड।
क्या बोलते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड तो देखो बच्चों, it refers to a specific quantity which can be purchased, yeah, which is demanded. हाँ, it refers to a specific quantity which can be demanded at a specific price. तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड, तो कंज्यूमर ने डिसाइड किया है कि भाई इतने सारे कॉम्बिनेशन में से मैं एक स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज करूंगा, वो भी एट अ स्पेसिफिक प्राइस। तो जो स्पेसिफिक क्वांटिटी वो परचेज करके घर जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम क्वांटिटी डिमांडेड। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। Well, it refers to a specific quantity which can be purchased by the consumer at a specific price. कि आउट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, आउट ऑफ ये जो डिमांड के ढेर सारे हमने कॉम्बिनेशन देखे कि इतना इतना क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं इतना इतना प्राइस पे, तो इन सभी कॉम्बिनेशन में से मैंने जो एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया है कि मेरे को इतना क्वांटिटी परचेज करना है, वो भी इतना प्राइस पे, स्पेसिफिक क्वांटिटी, ठीक है, जो परचेज कर रहे हैं एट अ स्पेसिफिक प्राइस, क्योंकि सारी तो क्वांटिटी परचेज करोगे नहीं। तो जितना क्वांटिटी आप घर लेके जा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड, कि भाई कंज्यूमर ने इतना क्वांटिटी डिमांड किया। क्लियर टू यू ऑल? आई बात समझ में? हाँ जी सर, समझ में तो आई। ओके, चलो आगे बढ़े। तो देखो अब यहाँ पे इसी से देखो, इसी से एक और टर्म निकल के आता है, मैं तुमको बताता हूँ। इसी से देखो, एक ध्यान रखना, मैं तुमको एक और टर्म आती है वो निकल के आती है, उसके बारे में बताता हूँ मैं। दैट इज सोनाक्षी। ओके, एक टर्म निकल के आती है सर जिसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। ठीक है, डिमांड शेड्यूल। नाउ व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में भी। ये डिमांड शेड्यूल क्या होता है सर? चलो तो देखना। देखिएगा कितना अच्छी बात लिखी है यहाँ पे। क्या लिखा है? डिमांड शेड्यूल। तो इट इज अ टेबल which shows different quantities of a commodity which can be purchased at different prices। कुछ ये तो सर, ये तो सर कुछ
पढ़ा पढ़ा लग रहा है, तो सुना था अभी सर, अभी अभी सुना था। अरे हाँ बेटा, यहाँ सुना था, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी विच कैन बी परचेज बाय कंज्यूमर डिफरेंट पॉसिबल प्राइस था। हाँ, तो जब आप उन कॉम्बिनेशंस का, ये जो कॉम्बिनेशन लिखे थे ना मैंने प्राइस और क्वांटिटी के, ये जो कॉम्बिनेशन लिखे थे अपने प्राइस और क्वांटिटी के, जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज अपन लिखी थी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे, है ना, तो इनको आप शो करते हो किसके थ्रू, एक टेबल के थ्रू। यानी कि आप अपनी डिमांड का क्या कर रहे हो, यदि टेबुलर प्रेजेंटेशन कर रहे हो। टेबुलर प्रेजेंटेशन कैसे, याद करो, प्राइस था, क्वांटिटी थी, हाँ सर थी, तो ये क्या बन गया, एक टेबल बन गया। तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज थी और डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे हम परचेस करना चाह रहे थे, यदि उन कॉम्बिनेशंस को हम क्या करते हैं सर, हम एक टेबल के थ्रू शो करते हैं या एक टेबल के थ्रू प्रेजेंटेशन करते हैं। यानी कि जब हम हमारी डिमांड का टेबुलर प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल बोल रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज डिमांड शेड्यूल, बेसिकली सर इट इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, है ना। उन कॉम्बिनेशंस जो आपने लिखे थे, उन कॉम्बिनेशंस को आप टेबल के अंदर ऐसा रख दोगे, सजा दोगे, टेबल के थ्रू प्रेजेंट करोगे, तो उसको हम क्या बोलते, डिमांड शेड्यूल बोलते। आई बात समझ में। तो व्हाट इज डिमांड शेड्यूल, that is the tabular presentation of demand which shows different quantities which can be purchased at different prices। क्लियर है बात। तो आपने अपनी डिमांड को क्या कर दिया, एक अच्छे ढंग से यानी टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। क्लियर है बात, हाँ जी सर क्लियर है, एकदम बढ़िया। चलो, इसी तरह होता है एक डिमांड कर्व, इसी तरह होता है डिमांड कर्व। वो क्या होता है, वो देखो बच्चों क्या होता है। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, ध्यान देना इधर। ये प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, हाँ जी। प्राइस अगर आप देखते हैं तो 4, 8, 6, 10, तो मैं दो दो का गैप लेके लिख सकता हूँ। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, एंड इसको मैं थोड़ा और ऊपर ले आना पड़ेगा, यहाँ पे 10। ओके, एंड क्वांटिटीज आप देखोगे 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10। क्लियर है। अब देखो, एट अ प्राइस ऑफ 10 कितना क्वांटिटी डिमांडेड था, कितना क्वांटिटी मांगा जा रहा था, 2 क्वांटिटी, तो ये एक पॉइंट आ गया यहाँ पे। एट अ प्राइस ऑफ 8 कितना क्वांटिटी मांगा जा रहा है, 4, तो एक पॉइंट आ गया यहाँ पे। एट अ प्राइस ऑफ 6 कितना क्वांटिटी मांगा जा रहा, 6। एट अ प्राइस ऑफ 4 कितना क्वांटिटी, 8। तो ये जो पॉइंट्स अब हम मिला देंगे, क्या करने वाले हैं, इनको मिलाने वाले हैं, है ना। तो देखो, तो ये जो कर्व आपको देखने को मिल रहा है, ये जो कर्व आपको देखने को मिल रहा है, इसी को, बस इसी को बोलते हैं डिमांड कर्व। ओके, इसी को बोलते हैं डिमांड कर्व। अभी डिमांड कर्व क्या है, तो बेसिकली इट इज दी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, है ना, इट इज दी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। ठीक है, it is the diagrammatic presentation of demand schedule, or we can say it is the diagrammatic presentation of demand itself। भाई ये भी क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी, देखो ये भी क्या कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है जो डिमांड शेड्यूल कर रहा था, है ना। डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज बता रहा है,
जो आप परचेज कर सकते हो एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस, है ना। ये भी आपको क्या कर रहा है, वही तो पॉइंट्स बता रहा है, वही तो कॉम्बिनेशन बता रहा है किसके, प्राइस के और क्वांटिटी के, जो क्या कर सकता है कंज्यूमर परचेज कर सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज, इतना इतना क्वांटिटीज, है ना, इतना इतना क्वांटिटीज कंज्यूमर परचेज कर सकता है इतने इतने प्राइजेस पे। तो जब इन इस डिमांड का यानी इन कॉम्बिनेशंस का, क्वांटिटी और प्राइस कॉम्बिनेशन का आप क्या कर रहे हो, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल, सॉरी डिमांड कर्व। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। क्लियर है। तो बात स्टार्ट हुई थी डिमांड से। डिमांड, व्हाट डू वी मीन बाय डिमांड, विच डिमांड मींस डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी जो हम परचेज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे। वही डिमांड का अगर आप टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हो, टेबल की फॉर्म में प्रेजेंटेशन करते हो, तो दैट इज डिमांड शेड्यूल। एंड इसी टेबल का यानी डिमांड का आप क्या करते हो, अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हो, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। क्लियर है बात। दिस इज डिमांड शेड्यूल एंड दिस इज डिमांड कर्व, कि डिमांड का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। क्लियर है बात। ओके अभी डिमांड कर्व के बारे में तुमको दो चीजें बताना चाहूंगा यहाँ पे, है ना, दो चीजें बताना चाहूंगा तुमको डिमांड कर्व के बारे में। यहाँ पे क्या चीजें बताओगे सर, तो पढ़ ही लीजिएगा क्या बता रहा हूं मैं। पहला बात, डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। जिसको आप नेगेटिवली स्लोप भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं, नेगेटिवली स्लोप भी बोल सकते हो, विच मीन्स अगर आप देखोगे कर्व ऊपर से स्टार्ट हुआ और नीचे आ रहा है, हो रहा है ऐसा, ये कर्व ऊपर से स्टार्ट हुआ, इधर से ऊपर से स्टार्ट हुआ, फिर ये नीचे आ रहा है, तो इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, नीचे गिरता हुआ कर्व है, ये नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है। नेगेटिवली स्लोप का मतलब ये भी होता है बच्चों कि इट शोज, एक बात तो ये बताई, और दूसरी बात जो हमको बता रहा है कि इट शोज inverse or we can say negative relationship between price and quantity demanded. Okay, it shows inverse यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों है, इसका रीजन यही है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग यानी नीचे क्यों आ रहा है कर्व, तो बेटा ये कर्व नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने जो इधर प्राइस लिखा है ना, आपने जो इधर प्राइस लिखा है ना, और आपने जो इधर क्वांटिटी लिखा, क्वांटिटी डिमांडेड जो लिखा, इन दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। कैसे, आई देख लो, प्राइस जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है, आपका क्वांटिटी वैसे वैसे इंक्रीज हो रहा है ना, आपका क्वांटिटी इंक्रीज, आप देख सकते हो खुद, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ आपका क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है ना, क्वांटिटी डिमांडेड है ना। तो सर ये डाउनवर्ड डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, तो डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन है बच्चों, नेगेटिव इनवर्स रिलेशन है, इसलिए कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। तो सर हमेशा प्राइस और डिमांड, सॉरी डिमांड नहीं है ये, ध्यान देना, क्वांटिटी डिमांडेड, ध्यान दो, क्वांटिटी डिमांडेड अलग था, डिमांड अलग था, है ना। हाँ, तो सर हमेशा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशन रहेगा, नेगेटिव रिलेशन रहेगा, हाँ ओके। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इसलिए डिमांड कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है सर। क्लियर है बात, ओके। अभी एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, ये डिमांड कर्व मैंने यहाँ पे बनाया, ये अभी तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, यू नो कुछ ऐसा भी हो सकता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा भी हो सकता है कि डिमांड कर्व आपका ऐसा स्लोप में ही बन सकता है, ठीक है,
डिमांड कर्व आपका ऐसा स्लोप में ही बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। डिमांड कर्व ऐसा स्लोप में ही बन सकता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इसका ये मतलब स्लोप बन रहा है, ये कर्व के शेप में आ रहा है या सीधा सीधा लाइन बन रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ स्लोप। वो मैं बताऊंगा आगे चल के, कोई दिक्कत नहीं। पर डिमांड कर्व दोनों ही बन सकते हैं, दोनों ही सही है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो ये हमारा बच्चों आज का डिस्कशन रहा रिगार्डिंग आर फर्स्ट चैप्टर। एंड फर्स्ट चैप्टर का भी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। क्लियर है? तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा सर थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में जाना। ठीक है, हमने बात किया डिमांड का, कि डिमांड का मीनिंग क्या होता, डिमांड के एलिमेंट्स क्या होते हैं, है ना, डिमांड का मीनिंग क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, और हमने ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया। ठीक है, ओके। तो आई होप जितना हमने करा आप लोग को समझ में आया होगा। ये सब आप लोग नोट करते चलें। ठीक है, कुछ नहीं करने का, मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको नोट डाउन कर लेने का। सिंपल, बहुत आसान है ना। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका हो जाएगा काम तुम्हारा। देन एक सेकंड, इसमें इसका ले लो भी पहले। ठीक, फिर हमने बात इसकी की थी। ओके सर, नोट्स भेज देना प्लीज। अच्छा, भेज देंगे नोट्स, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर देंगे, ये भी हो जाएगा। एंड लास्ट में ये। ठीक है, चलो बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ। चलो।